नमस्कार, सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें हम एक बिल्कुल नए और रोचक विषय पर विस्तार से बात करेंगे, जिसके बारे में हम सभी अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन हम सभी की इस विषय पर अपनी अपनी अलग-अलग अवधारणा होती है। तो आज का विषय है संस्कृति। अब जब भी हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, तो हर किसी की संस्कृति की अपनी अपनी परिभाषा या अर्थ होता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह वास्तव में कुछ अच्छा है और इसका हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इतने वर्षों तक सभी से सुनने और सीखने के बाद मैंने इसे एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से विस्तार पूर्वक एक चार्ट के रूप में संकलित करने का प्रयास किया है, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ आपको बहुत ही संक्षेप में, सरल और स्पष्ट शब्दों में यह समझाने के लिए हूँ कि यह अवधारणा आखिरकार है क्या। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं हर हफ्ते बच्चों के लिए जो कक्षा लेता हूँ, उसमें मैंने बच्चों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसे समझा है। हमने रीति रिवाजों के बारे में बात की है, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के बारे में भी, और भी। कभी कभी हम भ्रमित होते हैं कि ये सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जैसे भी लगते हैं। और जो मैंने समझा और पढ़ा है, उसके आधार पर मैंने बच्चों को समझाया है कि इनमें एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इन अवधारणाओं के बीच। रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता। अब हाल के वर्षों में हमने एक और विषय या शीर्षक जोड़ा है, वह है सॉफ्ट पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉफ्ट पावर हमारे व्यवहार, आचरण, सोच विचार और आपसी संबंधों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली शक्ति है। राजनयिक विषय है, इसमें एक राजनयिकता शामिल है। तो फिलहाल मैं उस विषय सॉफ्ट पावर को नहीं छूंगा, क्योंकि हम यहाँ शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने आंतरिक अस्तित्व और उसके बाहरी दुनिया में कैसे प्रकट होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो विशेष वीडियो मैंने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता जैसे विषयों पर बनाया है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे, ताकि आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकें और इन विषयों के बारे में और विस्तार से जान सकें। अब मैं यहाँ बहुत संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा संस्कृति के विभिन्न आयामों और मैंने किस तरह से उन्हें एक साथ मिलाकर एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उस पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो के अंत में आपको वह चार्ट भी दिखाई देगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार रोककर देख सकते हैं और चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो संस्कृति के कई आयाम होते हैं और शुरुआत करने के लिए हमारे पास एक आंतरिक संस्कृति होती है, जिसे हम अपने भीतर धारण करते हैं, और उसी सांस्कृतिक मूल्य की एक बाहरी अभिव्यक्ति भी होती है, जो हमारे व्यवहार और सामाजिक जीवन में प्रकट होती है। तो बाहरी और आंतरिक, और हमारा व्यवहार, हमारे कार्य, बाहरी दुनिया में हमारे संबंध, ये बाहरी हिस्सा भी यह दर्शाता है कि यह अभिव्यक्ति कहाँ से आती है। आंतरिक संस्कृति से या बाहरी संस्कृति हमारे आंतरिक अस्तित्व को किसी विशेष तरीके से प्रभावित करती है। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन को जोड़ते हैं। तो बाहरी आयाम, आंतरिक आयाम,
बाहरी आयाम में मैंने शिक्षा और ज्ञान, ललित और प्रदर्शन कलाएं, पारिवारिक मूल्य, मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, योग, ध्यान, पौराणिक कथाएं और शास्त्र जैसी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय चीजों को सूचीबद्ध किया है। इन सभी पहलुओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब मैं इन 7 श्रेणियों में से प्रत्येक को हमारे ऊपर पड़ने वाले आंतरिक प्रभावों से जोड़ूंगा, और ये दोनों तरह से काम करता है। हमारा आंतरिक अस्तित्व हमारे बाहरी को प्रभावित करता है। हमारी बाहरी अभिव्यक्तियां यह स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि हमारे भीतर वास्तव में क्या है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। तो शिक्षा और ज्ञान हमारी संस्कृति के उस हिस्से का आंतरिक पहलू जिसे हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, वह है बुद्धिमत्ता और विवेक, जैसे कि महत्वपूर्ण समझदारी। तो सामान्य रूप से संस्कृति वही है जिसे हम व्यक्ति, समूह, परिवार, समाज और पूरी दुनिया के रूप में अपने जीवन में महत्व देते हैं। तो शिक्षा और ज्ञान उस संस्कृति का बाहरी पहलू है और बुद्धिमत्ता और विवेक उसका आंतरिक हिस्सा है। तो ललित और प्रदर्शन कला संस्कृति की बाहरी अभिव्यक्ति है और आत्मसात करना तथा रचनात्मकता उसका आंतरिक और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। फिर तीसरा है पारिवारिक मूल्य, कि हम परिवार में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे संबंध, परस्पर निर्भरता और आपसी सहयोग, यह सारी व्यवस्था हमारे संस्कृति का पारिवारिक मूल्य है। और पारिवारिक मूल्य हमारे आंतरिक अस्तित्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में झलकते हैं कि हम अपनी भावनाओं से कैसे जुड़ते हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। अगला है मानवीय मूल्य, कि हम पूरी जनसंख्या, पूरे समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हम मूल्य देते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम प्रत्येक के अधिकारों का आदर करते हैं और साथ ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक रहते हैं। क्या अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलते हैं, और हम अपने सामाजिक अस्तित्व और अन्य मनुष्यों के साथ अपने आपसी संबंधों को कितना महत्व देते हैं, और केवल मनुष्य ही क्यों, जानवरों और वनस्पतियों को भी। फिर हमारे पास योग और ध्यान है, जिन्हें हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, मानसिक स्थिति, विश्राम और आराम, एकाग्रता, चिंतन, ध्यान, इन सभी के लिए बहुत अधिक महत्व देते हैं। यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण, मानसिक विकास और साथ ही हमारे आध्यात्मिक कल्याण से गहराई से जुड़ा हुआ है। योग और ध्यान न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांत और स्थिर बनाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। तो योग और ध्यान वह बाहरी चीज है जो हम करते हुए दिखाई देते हैं, और ईमानदारी तथा आत्म उत्कर्ष हमारी आंतरिक मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। तो ईमानदारी का अर्थ है कि हम संपूर्ण मानव हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हम टुकड़ों में बंटे नहीं हैं। हमारा समाज भी टुकड़ों में बंटा नहीं है। समाज के भीतर एक एकता है जिसे हम महत्व देते हैं। ईमानदारी, आत्म उत्कर्ष हमारी वह क्षमता और खोज है जिसमें हम जहां भी हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम इस स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता की अवस्था में हैं। हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसे पार करना चाहते हैं। ये कर लेने के बाद हम और आगे आत्म उत्कर्ष करना चाहते हैं। तो यह हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण में निरंतर विकास की प्रक्रिया है। अंत में हमारे पास मिथक, हमारी कहानियां, हमारी लोक कथाएं हैं। परियों की कहानियां, वे सभी बातें जो हम बचपन में अपने बड़ों से सुनते हैं और जिनके साथ हम बड़े होते हैं, वे मूल्य प्रणाली जो वे हमें सिखाते हैं। और कहानियां सुनाने के कई तरीके हैं जिनके बारे में मैंने इस चैनल के कुछ अन्य वीडियो में भी बताया है। तो मिथक और शास्त्र जो हम सीखते हैं,
हमारे शास्त्र कैसे रचे गए हैं और उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया है। क्या यह एक किताब है या सैकड़ों किताबें या हजारों किताबें हैं, या यह नियमों और विनियमों का एक समूह है, या यह आपकी स्वतंत्रता और आपको सत्य, दिव्यता और प्रकृति तथा सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों की खोज के लिए प्रेरित करने का माध्यम है। तो मिथक और शास्त्र ये हमारे उस बाहरी अभिव्यक्ति हैं, और हमारी आध्यात्मिक आंतरिक वृद्धि वह हमारी आंतरिक मूल्य प्रणाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये बहुत संक्षिप्त था। मैं इन विषयों पर और भी विस्तार से चर्चा कर सकता था, जैसा कि मैं विभिन्न समूहों, छात्रों, विद्वानों, शिक्षकों, परिवारों और मित्रों के साथ करता रहा हूँ। लेकिन आप सभी के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं इसे संक्षिप्त रूप में थोड़ा विस्तार से साझा कर रहा हूँ, विचार करने के लिए कुछ बातें और चिंतन के लिए। और इस वीडियो के अंत में आप ये चार्ट देखेंगे ताकि आप इसे और करीब से देख सकें और जैसा चाहें वैसा कर सकें। तो सुनने और ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर जल्दी मिलेंगे। धनंजय कुमार की ओर से आप सभी को नमस्ते।